हेलो मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 2 मैथमेटिक्स में। सेट नंबर 2 बिहार बोर्ड के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 में 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2 अंकों में पूछा जाता है। तो आज मेरा सेट नंबर 2 होने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल, आपको बहुत ही जानदार शानदार सवाल इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं सेट नंबर 2। आज हम आगाज करते हैं। सेट नंबर 2 में हम लोग कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे आपके सामने में देखिए। आपके सामने में पहला ही क्वेश्चन है। सेट नंबर 2 में कहते हैं कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं और इनको पढ़े होंगे, सीखे होंगे, ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति के चैप्टर का ये सवाल है। और यह आप एग्जाम हॉल में मॉडल सेट के अंतर्गत डाला जाता है। यानी आपको बिहार बोर्ड में 30 क्वेश्चन 2 अंकों में पूछा जाएगा, जिसमें से 15 का जवाब हमें देना है। और उसी 15 के जवाब के लिए हम लोग मॉडल सेट को लाए हैं। जैसा कि इससे पिछले वाले मॉडल सेट में आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ सेट नंबर 2 है तो पहला ही क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आंसर नंबर 1 के साथ हम लोग चलेंगे। आंसर नंबर 1 मेरा पहला ही क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन कहते हैं कि tan a प्लस बी, यहां पर देखा जाएगा tan a प्लस बी बराबर √3। अब इनको बनाने से पहले हम सोचेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे कि आखिर ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए मेरे दोस्तों, ये LHS में आपको है tan a प्लस बी है बराबर tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। ये tan और tan कट जाएगा तो मेरे को बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये आपको समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण आपको 1 हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि हम सवाल को पहले निरीक्षण किए, समझे ना, सवाल को पहले समझने का प्रयास किए, देखे, अध्ययन किए, अवलोकन, चिंतन किए कि सवाल बनेगा कैसे। तो ये आपको tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। तो tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का। दोनों ये कटने के बाद हमको a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया, समीकरण 1। अब सेकेंड पार्ट कहते हैं कि tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है। एंड हम लोग देखेंगे एंड tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर आपको दिया है 1/√3 है, 1/√3 है। अब जिस तरह से हम पहले समीकरण को निर्माण किए उसी तरह से समीकरण दूसरा को भी निर्माण करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर आपको tan कितने डिग्री का मान होता है इतना, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये दोनों tan कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देखेंगे a और b की संख्या तो सबसे पहले बराबर है। अब काटना किसको है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में a का भी मान क्या कहते हैं, a का चिन्ह प्लस है और b का चिन्ह, एक में प्लस और एक में माइनस है। तो समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 से हमने क्या देखा, दो जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इन दोनों को देखिए, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा क्योंकि अपोजिट है ना जी। ये दोनों क्या है, हमको अपोजिट है। यहाँ पर देखिए 1 2 a गो a और a गो a, कितना a हो जाएगा, 2 गो a हो जाएगा और 60 30 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा मेरे दोस्तों, a का मान 45 डिग्री होगा। क्यों 45 डिग्री होगा बताइए। ये 2 उसके नीचे में, 90 के नीचे में जाएगा तो इसका आधा 45 डिग्री होगा। अब समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में हम a का मान रखेंगे। देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर
तो समीकरण एक है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। ए का मान मेरे को 45 डिग्री है, प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। अब आइए इधर ध्यान दीजिए, बी बराबर 60 डिग्री, ये 45 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, बी बराबर हमको कितना हो जाता है घटाकर 45 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए अब हमको निकालना क्या था, ए और बी का मान। क्या निकालना था? ए और बी का मान निकाला था। लिखेंगे यहाँ पर अतः ए बराबर आपको 45 डिग्री हो गया एंड बी बराबर आपको 15 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आप सवाल को देखिएगा, सवाल आपके सामने में है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्तों इसमें डबल फेज का क्वेश्चन है, इसका समीकरण 1 बनेगा, फिर इसका समीकरण 1 बनेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार हमने क्वेश्चन को क्या किया, ऑपरेशन किए। देखिए tan a प्लस बी बराबर इतना दिया है, √3 का मान, √3 जो है किसका मान होता है, tan 60 का। अपने सर tan 60 क्यों लिए, क्योंकि हमको LHS में tan दिया गया, ठीक है। tan 60 है ना, tan 60 का मान √3 होता है। जिस तरह से कैलकुलेशन हम समीकरण 1 किए हैं उसी तरह से समीकरण 2 भी बनाने का प्रयास किए हैं। वहां पर tan 60 डिग्री का मान √3 था और यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। दोनों tan कैंसिल हो गया। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। उसके बाद हमें a का मान निकल गया 45 डिग्री। समीकरण हम 1 में, आपकी मर्जी 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण a में हम a का मान रख दिए, a के जगह पर 45 रख दिए। कैलकुलेशन करने के बाद b का मान मेरे को 15 आया। अब हमें जो निकालना था a और b वो मुझे निकल गया। अतः a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। इस तरह से आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा सवाल कहते हैं आपके सामने में, दूसरा सवाल देखेंगे हम। दूसरा सवाल कहते हैं कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, 3 आपको गोला है, तीनों गोला को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा, है ना। एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या क्या होगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या होगा। आंसर नंबर 2 के साथ हम लोग चलेंगे। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 हम लोग चलेंगे। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ध्यान दीजिए, अब सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, नहीं माना कि, और ये राइटिंग देखो क्या आपको अच्छा लगता है, ध्यान दो इधर आओ जी। ये राइटिंग देखो कितना आपको मोटा यदि लग रहा है तो राइटिंग को चेंज कर दिया जाए। चलिए, तो आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन, माना कि, देखिए माना कि अभिष्ट गोले की त्रिज्या, माना कि अभिष्ट गोले की त्रिज्या, अभिष्ट गोले की त्रिज्या बराबर r, है ना। माना कि अभिष्ट गोले की त्रिज्या r हो गया, माना कि अभिष्ट गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर, ठीक है। माना कि अभिष्ट गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर हो गया, r हो गया। माना कि अभिष्ट गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर, माना कि अभिष्ट गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर। देखो आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन, माना कि अभिष्ट गोले की त्रिज्या, माना कि
अवशिष्ट गोले की त्रिज्या, माना कि अवशिष्ट गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन R1 दिया है 6 सेंटीमीटर, आपको R2 दिया गया है 8 सेंटीमीटर, आपको R3 दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कहते हैं क्रमशः इतना इतना और इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगा? तो माना कि अभिष्ट गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, बड़े गोला है तो बड़ा R में हम मान लिए। गिवन R1 R2 R3 दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न से। क्या होता है? प्रश्न से। देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R3। तो आपको 3 गोला को पिघला कर बनाया गया है। 4/3 पाई R3, 4/3 पाई R3 बराबर 4/3 पाई R3। ध्यान दीजिएगा, 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, तो उसका त्रिज्या निकालना है। अब देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई, ये क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। कैसे डिलीट होगा वह ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है 4/3 पाई से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 4/3 पाई से भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिए, तब हमको क्या बच जाएगा? R1 R2 R3 बराबर R। ऐसा क्यों? यहां पर लिख देंगे 4/3 पाई से भाग देने पर, या भाग सीधे लिख देंगे, भाग देने पर, या सीधे भाग देंगे, समझ जाएंगे। 4/3 पाई से हमने दोनों तरफ भाग दे दिए। अब देखो R1 का मान है आपको 6, R2 का मान है 8, R3 का मान है 10। ठीक है, ध्यान दीजिए, बराबर R3। 6 का क्यू आपको 216 होता है, 8 का क्यू 512 होता है, 10 का क्यू 1000 होता है। इधर RQ हो गया। अब देखने वाली बात यह है, सभी को जोड़कर आपको 1000 में 5 से 12 जोड़ेंगे, फिर 2 से 16 देंगे, 5 2 7 और 1000, 1712 16 28, 1728 हो गया जोड़कर। RQ बराबर 1728 हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको R निकालना है। तो R जो हम निकालेंगे तो ये घनमूल हो जाएगा 1728। अब 1728 का जो है आपको घनमूल क्या होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। आपको ये याद रहेगा तो और बेटर हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। 1728 का घनमूल कैसे निकालेंगे? आप गुणनखंड करके चेक कीजिए। क्या कीजिए? इसको गुणनखंड से भी बना सकते हैं। घनमूल गुणनखंड विधि से तिरपल लगाया जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला मेरे दोस्तों? क्या मिला है कि 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। तो उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा? तो माना कि अभिष्ट गोले की त्रिज्या R है, गिवन दिया हुआ है। R1 इतना है, R2 इतना है, R3 इतना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों गोला को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। 4/3 पाई आपको कॉमन है दोनों तरफ, हमने क्या कर दिया? भाग देकर इसको डिलीट कर दिए। R1 R2 R3 बच गया, सभी को मान डायल कर दिए। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपको RQ कितना आया? 1728 आया है। जब हमने पावर 3 हटाया तो घनमूल के फ्रेम में आ गया, और 1728 का घनमूल कितना आता है मेरे दोस्तों? 12 होता है। तो अभिष्ट गोले की त्रिज्या कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। आपका तीसरा क्वेश्चन है
कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो सिद्ध करें cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बराबर 7/25 होता है। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को आप लोग देखिएगा। आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन देखो 3 cot a बराबर 4, इसको अनुपात में पहले सेटिंग करो। cot a बराबर 4/3 होता है। cot का b/p होता है, cot का b/p होता है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, इसलिए h निकालेंगे। h का होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा। क्या हो जाएगा? 25 होगा। 16 9 को जोड़ेंगे 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 होगा। अब हमको देखना क्या है, अब हमको देखना है क्या LHS cos स्क्वायर m माइनस साइन स्क्वायर बराबर 7/25 लाना है, ये हमको चेक करना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos का फॉर्मूला b/h होता है तो 4/5 हो जाएगा। साइन का p/h होता है तो 3/5 हो जाएगा उसका स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 16/25 होगा। ध्यान देने वाली बात है। इधर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 16 में से 9 जाएगा 7/25 होगा। और यही मेरे को क्या लाना था, RHS लाना था। ये क्या लाना था हमको, ये RHS लाना था। ठीक है, यही हमको प्रूव्ड हो गया। और आज हम लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स में यानी गणित में मॉडल सेट 2, सब्जेक्टिव में 2 अंक वाले जितने भी मॉडल सेट थे वह 1 नंबर आप लोग तो धुआं कर दिए थे। ये दूसरा, ये क्या है, ये दूसरा आपका है। ठीक है, तो दूसरा में हम लोग भी देखे क्वेश्चन किस तरह से आता है। आपको मॉडल सेट यदि बन गया तो आपको नहीं लगता है कि 99 नंबर आएगा, 100 का 100 आएगा, बशर्ते आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। क्वेश्चन आपके सामने में है, आंसर आप लोग देखिएगा क्या होता है। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 देखो सॉल्यूशन। आपको उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद इतना है और 16वां पद इतना है। ध्यान देंगे। गिवेन आपको दिया हुआ है, गिवेन 11वां पद दिया है, 11वां पद आपको 38 दिया है। 11वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 10d बराबर 38, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको और दिया गया है, उसके बाद आपको दिया है एंड 16वां पद आपको दिया है 73 दिया है। 16वां पद आपको 73 दिया है। 16वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 15d, a + 15d बराबर 73, समीकरण 2। हमें कोई भी पद निकालने के लिए a चाहिए और d चाहिए। कोई भी पद निकालने के लिए a चाहिए और d चाहिए। यहाँ पर a और d नहीं दिया गया है मेरे दोस्तों, तो हमें 11वां पद और 16वां पद दिया गया है। तो 11वां पद और 16वां पद को समीकरण के रूप में ले जाएंगे और a और d का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। समीकरण 1 में से 2 को घटाओ, चाहे 2 में से 1 को घटाओ, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम कर सकते हो। समीकरण अगर आप चाहते हैं कि नहीं 2 में से 1 को घटा ले तो कोई बात नहीं। समीकरण 2 को पहले लिख लो, a + 15d बराबर आपको 73 हो जाएगा। समीकरण 1 है a + 10d बराबर आपको 38 हो जाएगा। लेस है, माइनस है तो आप माइनस के देकर इसको डिलीट कर दीजिए। 15 में से 10 जाएगा 5d हो जाएगा। 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, या 35 हो गया। 5 7 35, डी का मान आपको 7 हो गया। डी का मान कितना निकल गया, 7। जब हमें डी का मान निकल गया तो अब ए का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर
तो आपका समीकरण एक है a प्लस 10d बराबर 38 है। आपको आप देखिए हमें d का मान रखना है a 10, d का मान हमें निकला है, कितना निकल गया है अभी हम लोग देखिए थे। d का मान देखो कितना है 7 है, d का मान हमें 7 है, तो 10 गुने 7 बराबर आपको 38 हो जाएगा। अब देखो a 10 सत्ते 70 बराबर 38 होगा। अब साइड चेंज करेंगे तो a बराबर आपको 38 माइनस 70। देखो a का मान तुम्हें हो गया माइनस कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा। क्यों 10 में 2 6 में 3, a का मान तुमको माइनस 32 निकल गया। अब तुमको निकालना क्या है NOW। अब जो है अब आपको निकालना क्या है 31वां पद a 31 बराबर a प्लस 30d, a प्लस 30d, a का मान आपको माइनस 32 हो गया, 30 गुने d का मान आपको 7 हो गया, माइनस 32 7 या 21 210 हो गया। अब देखो 210 क्या है 210 है और ये माइनस 32 है, तो आराम से जी तो 210 में से 32 हो गया, 10 में 2 गया 8 हो गया, 10 में 3 गया 7 हो गया और ये 178 आपका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन क्या बता रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद इतना है और 16वां पद इतना है। तो गिवन 11वां पद 38 है, इसको समीकरण बना दिए। उसके बाद आपको फिर दिया था 16वां पद इतना, उसको भी समीकरण बना दिए। समीकरण 1 में से 2 घटो चाहे 2 में से 1 घटो, तुम्हारी मर्जी किसमें से है ना। तो हमें ये कैलकुलेशन करने के बाद d का मान 7 आया है। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में यदि d का मान रखेंगे तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे, d का मान 7 है। देखो a अपने जगह पर 10 अपने जगह पर, बीच में गुना है गुना दिए, d का मान 7 है बराबर 38। इनको लेखा जोखा करने के बाद यानी कैलकुलेशन करने के बाद हमें a का मान माइनस 32 आया है। जब a का मान माइनस 32 आ गया है उसके बाद a और d जब पता चल गया तो हमें 31वां पद निकाले, तो 31वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 30d और इसको हमने a का मान डायल कर दिए, d का मान डायल कर दिए। उसके बाद हमें जो बच गया जो आंसर आया वही 31वां पद है। अब नया क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, नया क्वेश्चन को देखोगे कि सिद्ध करे इतना बराबर इतना, सिद्ध करे इतना बराबर इतना। ध्यान देंगे आंसर नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। आंसर नंबर 5 सॉल्यूशन देखो कॉसेक a इंटू कॉट ए स्क्वायर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर इतना लाना है, ठीक ना। अब चलिए LHS में हम लोग चलते हैं। LHS में चलेंगे। क्या है LHS में आपको दिया है कॉसेक, कॉसेक माइनस कॉट ए, ये LHS हो गया। कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin a और कॉट का फॉर्मूला होता है cos/sin a। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब देखो ये भिन्न घटाव है मेरे दोस्तों, ये क्या है आपको भिन्न घटाव है। देखो साइन साइन का तो साइन होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए है ना जी अपॉन साइन ए। अब उसके बाद स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको a मान लेंगे, इसको b, तो a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर a। देखो अब क्या करना है 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे 1 को अपना मन से स्क्वायर करेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब ऊपर में पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। चलिए दिखाई दे रहा है आप लोग को, क्या दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त? नीचे में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों कट गया और आपका जो RHS था वही मिल गया। RHS क्या था? 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये आपका RHS हो गया। देखो सवाल बनेगा मेरे दोस्त, सवाल बनेगा, सवाल को ध्यान दीजिए। सवाल बनेगा, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, सवाल बनेगा। तुम्हें मैथ भारी नहीं लगता है, तुम भारी लगते हो मैथ को। मैथ बनाओगे तो पूरा सवाल बन जाएगा आपको। देखिए कैसे बना है, आप पहले जस्ट में देखे होंगे कैसे कैसे किए। इसको पहले चेंज किए, इसको पहले चेंज किए, उसके बाद इसको भिन्न घटाव किए, और भिन्न घटाव करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हमने अप्लाई, इस प्रोसेस को हमने क्या किए? अप्लाई किए, इसका पालन किए। तो ये आप कीजिएगा तो सवाल आपको बन जाएगा। आपके सामने नया क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग इतना तथा गुणनफल इतना है। योग भी एक है, गुणनफल भी एक है। आंसर नंबर 6 हम लोग देखेंगे। आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 को देखेंगे। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है गिवेन शून्यकों का योगफल दिया है 1, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1, मांगता क्या है? px मांगता है। ध्यान दो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों का योगफल 1 है, गुणनफल भी 1 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, साथ में एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्यों माइनस एक्स होगा? माइनस एक्स क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस है, इसका चिन्ह होता है। यही मेरा द्विघात बहुपद निकला। ये क्या हो गया? मेरा द्विघात बहुपद निकला है। ठीक है, रोको, रोकने तक दिया, रोकने तक वीडियो। चलो ये हो गया। अब जो है नए क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अब नया क्वेश्चन आपका क्या है तो देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अक्का यानी उसी का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। कहते हैं कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसी का अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो बीमा ज्ञात कीजिए। बीमा का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई। क्या? लंबाई चौड़ाई। चलिए देखिए आंसर नंबर 7 को आप लोग देखिएगा जी, इधर दिखाई दे रहा है आप लोग को आंसर नंबर 7। सॉल्यूशन आइए देखिए, आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम लोग लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि बाग की लंबाई या आयताकार बाग की लंबाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? तो लिख लीजिए माना कि आयताकार, माना कि आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई क्या आ जाएगा? आयताकार बाग की लंबाई x मीटर हो जाएगा। माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई क्या आ जाएगा? y मीटर। माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई तुम्हारा x हो गया
चौड़ाई आपको y हो गया, चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 4। इसको समीकरण में लेके जाओ पहले, x माइनस वाई बराबर 4, ये प्लस 4 इधर आ गया तो माइनस हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंड, और क्या दिया है, अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, दिया है। लेकिन क्या अर्ध परिमाप क्या दिया है मेरे दोस्तों, अर्ध परिमाप दिया है। आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वह 36 सेंटीमीटर है। तो अर्ध माने आधा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको हो गया x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण 2 हो गया। आइए इधर, अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्यों, यहाँ पर y माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो जोड़ देंगे दोनों को। x माइनस वाई बराबर आपको 4 हो गया, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 36 हो गया। आपको देखिए जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा, आपको 2x बराबर आपको 40 हो गया। x बराबर हो जाएगा 40/2, x का मान 20। ये आपको फालतू में लिखा गया है, यहीं पे हम जानते हैं कि x का मान 20 आएगा, ठीक है x। अब बताइए, क्वेश्चन दिया था कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई जब 20 मीटर है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 मीटर अधिक था ना, तो लंबाई जब 20 हुआ तो चौड़ाई 16 ही होना चाहिए ना। आइए समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में या 2 में, तुम्हारी मर्जी जिसमें। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4 है। देखिए x का मान 20 निकला है, बाकी जैसे है वैसे ट्रू कॉपी होगा। देखो मेरे दोस्तों 20, ये प्लस 4 को इधर लेके आओ, ये माइनस को उधर डाल दो, तो आपको 20 में से 4 कटेगा 16 बराबर y। सीधा करके आप लिख सकते हो y का मान कितना निकल गया, 16 मीटर आपको निकल गया। क्या था, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसी का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। तो अतः लंबाई इतना हो गया, चौड़ाई इतना हो गया, अतः आपको लंबाई जो है, लंबाई बराबर, अतः लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई, पूरा भी लिख सकते हो फुल, चौड़ाई 16 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का यानी उसी का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से देखो आपको लंबाई बोला था, क्या बोला था, लंबाई बोला था कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, प्लस y उधर गया तो माइनस हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब अर्ध परिमाप 36 है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई बराबर 36 हो गया, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ दिए तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, 1 और 1, 2x बराबर 40, तो x बराबर 20 हो जाएगा। समीकरण 1 में हमने x का मान रखे, देखो ये बाकी अपने जगह पर है, माइनस वाई इधर आया, प्लस 4 उधर गया, 20 में से आ गया 16, यानी 16 बराबर y, तो y का मान 16 हो गया। अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। मेरा आंसर आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है। आइए आंसर नंबर आप 8 को थोड़ा नजराना पेश करेंगे मेरे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों, इधर ध्यान देंगे। आपको बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8, है ना, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है, ये आपको द्विघात बहुपद हो गया। देखिए सिंपल तरीका से बना लेंगे, गुणनखंड विधि से आपको बन जा रहा है, तो क्यों हम दूसरा विधि पे जाएंगे। ध्यान दीजिए, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा, बाहर में 2, x माइनस आपको 4 होगा, ये आपको गुणनखंड के फैक्टर में आएगा। देखिए x माइनस 4 होगा, फिर x प्लस 2 हो जाएगा आपको, ये आपका गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। हमें निकालना क्या है, शून्य निकालना है, तो लिखेंगे यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 यदि हो,
तो x का मान 4 हो जाएगा। एंड आपको यदि x + 2 = 0 हो तो x का मान प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, x का मान 4 और x का मान -2 लिखेंगे। अतः अल्फा इतना और बीटा इतना, एक को अल्फा मान लेंगे, अतः अल्फा बराबर 4 यदि मान लेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बीटा -2 हो जाएगा। क्या था, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इस द्विघात बहुपद के शून्यक हमें ज्ञात करना है, ध्यान देंगे। इनका जो द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, हमने गुणनखंड कर लिए, उसके बाद इस तरह से हमने कैलकुलेशन किए, अल्फा बीटा मेरे को निकल गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा निकल गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 और 432 का एचसीएफ निकालिए। वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका हम लोग पढ़े थे कि बड़ी संख्या को ये मानेंगे, छोटे संख्या को भी मानेंगे, इस तरह से। आइए हम लोग आंसर नंबर 9 को देखेंगे। आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9 यहाँ पर देखा जाएगा सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पर है कि आपको माना कि ए आपको हो गया 960, बड़े संख्या को ए मानते हैं, एंड या तथा या एवं या जो भी हो, एंड बी बराबर आपको कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। ए का मान 960 हुआ, बी का मान 432 हो गया। यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर होता है। अब ए का मान जो है वो यहाँ पे डाल कीजिए। ए का मान कितना था जी, 960 है, या 960। बी का मान कितना था, 432। इसको गुना करेंगे 2 मरतबा, बच जाएगा कितना, 96। आप यहाँ पर रॉफ करोगे, क्या करोगे, रॉफ करोगे। कैसे, 432 से हम भाग देंगे 9 से 60 में, 2 मरतबा। देखो ये 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 4 दूना 8, 10 में 6, ये 5 हो गया 9, ये आपको मेरे 0। देखो जितना मतलब भाग लगता है उसको क्यू बोलते हैं, जितना शेष है उसको आर बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको ए बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको बी बोलते हैं। अब आइए 432 को हम ए बना देंगे और 96 को हम बी बना देंगे। 96 को 4 से गुना करेंगे, उसके बाद हमको कितना बच जाएगा, 38 बचेगा। कैसे बचेगा, देखिए 96 से हम यदि भाग देते हैं 432 में 4 मरतबा, तो 4 छक्का 24 हो गया, हासिल 2, 9 चौका 36, 36 2 38, 12 में तो 4 गया, 8 हो गया, ये आपको बच गया 2, 12 में से 8 गया 4, ये 0। देखो तुम्हारे सामने में रॉफ है जी, आपके सामने में रॉफ है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर 96 को हम यहाँ पर लेके आएंगे और 48 को, 48 और 96 प्लस 0। जिस लाइन में हमको 0 मिल जाता है उसी लाइन का पहलुका जो संख्या होता है यही धनात्मक पूर्णांक हो जाए, जो भी बोलिए, ये पहले वाले को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। आपका ये आंसर हो गया। जिस गुणनखंड के लाइन में यदि आर का मान 0 हो जाता है तो बी को महत्तम कहते हैं उन दोनों संख्या का। तो 960 और 432 का महत्तम यदि बोला जाए तो कितना निकल गया मेरे दोस्तों, नहीं 48 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 48 है ना, बी का मान 48 है, तो ये आपको 48 आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग, ये रॉफ है, ये क्या है, रॉफ है। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आइए आप 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा।
10 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। योग कितना है? 27 है और गुणनफल 182 है। सवाल यदि समझ में नहीं आता है तो एक बार गंगा स्नान जरूर कर लीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए ससुरा सब समझ में क्यों नहीं आएगा? जो सवाल को बनाएगा उसको सवाल समझ में आएगा, बिल्कुल बात है। ऐसी दो संख्या ज्ञात की जाए जी जिनका योग आपको 27 हो और गुणनफल 182 है। आइए, माना कि एक संख्या x है, इसीलिए दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों होगा? क्योंकि दो संख्या को जोड़कर 27 है, तो उसमें से यदि एगो संख्या पता चल गया तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल में तो उसको घटा देंगे। अब आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका गुणनफल जो है 182 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का गुणनफल जो है 182 है। इधर आइए, गुणनफल बोला, गुणनफल कर दिए। अब आपका है ये आपको जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। साइड चेंज करेंगे, इसको पहले लिख लो माइनस वाले को, फिर 27 है, बात वही है। इसको हमने साइड चेंज कर दिया। इस माइनस को हटाने के लिए आप माइनस से क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अपोजिट चिन्ह इक्वल टू 0। माइनस से गुना, माइनस से क्या कर दिए? गुना हो गया, माइनस से गुना कर दिए। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स, उसके बाद 182 इक्वल टू 0। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो माइनस 27 एक्स होगा। अब दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे हम लोग। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13, फिर बाहर में 14 कॉमन में रहेगा, अंदर में x माइनस 13। दोनों कोष्ट जो है सेम होता है। एक अंदर वाले और एक बाहर वाले को लेंगे। किसको लेंगे? एक अंदर वाले को और एक बाहर वाले को लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो जैसे शून्य के निकाले थे उसी तरह से निकल जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x का मान क्या आ जाएगा? 13 हो जाएगा। एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x का मान 14 हो जाएगा। समझिए यहाँ पर x का दो मान है, 13 और 14। ठीक है, तो अभी संख्या क्या हुआ? 13 और 14। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा और दोनों को गुना करेंगे तो 182 होगा। लिखेंगे क्या? अतः अभिष्ट संख्या 13 एंड 14 है। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन तुम्हारा ये था कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना कि एक संख्या x है, इसीलिए दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। देखिए दोनों का गुणनफल दिया था मेरे को 182। दोनों का क्या दिया था? गुणनफल 182 दिया था, ध्यान दीजिए। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करते हुए उसको हम गुणनखंड के तरीका से ले आए। गुणनखंड करने के बाद x का दो मान निकला। यदि एक संख्या 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आंसर नंबर 11 को थोड़ा गौर फरमाइएगा मेरे दोस्तों। ये दिन ये रात तुम्हारा होगा, तुम संघर्ष कर
तुम्हारा भी एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा। कहते हैं कि साइन थ्री ए बराबर दिया है आपको cos a माइनस 26 डिग्री। मेरे दोस्तों इन सवाल को ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना, LHS को RHS में डाल देगा तो RHS को LHS में, लेकिन 99% इसी तरह से होता है। आपको दिमाग लगाना होगा कि ये कहाँ से आया है। RHS में यदि cos है तो LHS में आपको भी cos डाल के इसको चेंज कर देंगे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इनको हम थीटा मान के चलेंगे। तो cos 90 माइनस थीटा 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। मेरे दोस्तों ये दोनों कट गया तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। चर को एक साइड ले जाएंगे और अचर को एक साइड ले जाएंगे, तो 90 प्लस 26 90 प्लस 26 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा उधर 3a। क्यों हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 2 11 116 डिग्री बराबर 4a हो जाएगा। ठीक है, अब आइए a का मान निकालेंगे तो 116/4 होगा। अब हम लोग ध्यान देने वाली बात है, 4 दूना 8, 3 पे 4 36, 9 चौका 36 है ना, 4 दूना 8, ये 4 दूना 8, 3 पे 4 9 36, a का मान कितना निकल गया, 29 डिग्री निकल गया है। इस तरह से एग्जाम हॉल में बनाना ही चेक करने वाले का मन गद गद हो जाना चाहिए। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। आपका सवाल था कि यदि sin 3a बराबर इतना हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए इधर a का मान, तो हमने सबसे पहले इसको ऑपरेशन किए। किसको ऑपरेशन किए, ये sin 3a का जन्म कहाँ से हुआ, तो इसका जन्म यहाँ से हुआ है। ये cos कटने के बाद कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करने के बाद किसका मान निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर निकाले। आंसर नंबर 12 पे आइए। आंसर नंबर 12 सॉल्यूशन। माना कि प्रथम पद ए, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर, तथा क्या, सार्व अंतर डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है ना। तो अब इसको चलिए आइए 17वां पद को क्या लिखेंगे, 17वां पद को लिखेंगे a प्लस 16d। उधर क्या है, 10वां पद को लिखेंगे a प्लस 9d अब प्लस 7। आइए इसका हेरा फेरी कीजिए, a प्लस 16d a माइनस 9d बराबर 7। इन दोनों को इधर लेके आ गए, ये दोनों कट गया, 16 में से 9 जाएगा 7d बराबर 7। d का मान तू ही लोग बताओ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही तुम्हारा आंसर हो गया। जिन बच्चों को सवाल समझ में यदि आ गया तो सवाल में कुछ नहीं है, यदि सवाल समझ में आ गया तो सवाल में कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। सवाल समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए और नए क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और एक नए क्वेश्चन आपके सामने, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। आंसर नंबर 13 पे हम लोग फोकस करेंगे। क्या है 13, देखिए यहाँ पर वृत्त का परिधि दिया है और क्या मांग रहा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो वृत्त का जो परिधि होता है मेरे दोस्तों, वृत्त का परिधि जो होता है
वह 2πr होता है। देखिए, और या परिधि कितना दिया है, 88 दिया है। हमको निकालना है क्या, आर निकालना है, हमको आर निकालना है। क्या, आर निकालना है। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 2 गुने 22 गुने आर बराबर 88 गुने 7 होगा। हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। आर जब निकालना है हमको मेरे दोस्तों, तो 88 गुने 7 बराबर 2 गुने 22, 22 चौका 88, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 7 दूना 14। आर का मान 14 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। 1/4 गुने पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 14 है, तो 2 बार गुना कर देंगे। देखो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर देखो 2 एकम 2 और 2 11 कितना हो जाएगा, 22। तो 11 को 14 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 11 और 14 को गुना करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, 11 को 14 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए, ये आपको 14 एकम 14 हो जाएगा, हासिल 1, और 14 एकम 14 1 15 है ना, 154 cm स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका आंसर हो गया। मेरे दोस्तों ध्यान देंगे, आपका जो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन क्या था, किसी वृत्त की परिधि यदि 88 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो हमें परिधि दिया है 88 दिया है, इसको कैलकुलेशन कर दिए। कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को क्या निकल गया, हमको आर निकल गया। जब आर निकल गया तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो चाहे जो भी हो, वृत्त के कुछ भी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमको आर चाहिए। तो सवाल देखने के बाद ऑटोमेटिक सवाल बन जाता है। आपको सवाल बनना चाहिए, इसके लिए आपका माइंड जो है ना एकदम बेहतरीन कुलकुल होना चाहिए। आइए नए क्वेश्चन को आगाज करते हुए देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर आपको 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या निकालिए। कहते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या निकालिए। आंसर नंबर 14। आंसर नंबर 14 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, कहते हैं दो संख्या का अंतर 26 है, तो हम लोग लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एक संख्या, माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y, तथा दूसरी संख्या y। माना कि एक संख्या x तो दूसरी संख्या y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1। हमने दो संख्या, एक को x माने दूसरा को y माने, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या का अंतर कितना है, 26 है। यहाँ पर आप 26 थोड़ा और अच्छा से लिख लीजिए, 26। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो है एंड एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसको समीकरण बनाइए। ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखने वाली बात ये है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0 है। हम माइनस का चिन्ह दिए हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये प्लस हो गया, प्लस में से माइनस जाएगा 2y, 26 में से 0 घटाएंगे 26, y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए y का मान 13 निकल गया, तो अब हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में
समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चाहे 2 में रखो चाहे 1 में, मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 तुम्हारा x माइनस वाई बराबर 26 है। आइए y का मान आपको निकल गया कितना, 13 बराबर 26। हमें कितना, किसको मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो ये माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 39। देखो ध्यान दीजिए, हमें क्या था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या 3 गुनी है, 13 39। अतः एक संख्या, अतः अभिष्ट संख्या, अतः एक संख्या, अतः एक संख्या यदि आपको मान लेते हैं, अतः अभिष्ट संख्या 13 तथा 39, ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या जो आपका हो गया 13 एंड 39 है ना जी। एक संख्या 13 हो गया, दूसरी संख्या 39 हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या निकालिए, है ना। तो हम क्या लिखे थे, माना कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्या का अंतर दिया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इस तरह से हम करते हुए x y का मान निकाल दिए। उसके बाद क्या लिखे, अतः अभिष्ट संख्या 13 और 39 है, यानी पहली संख्या यदि 13 हो गया तो दूसरी 39 हो गया, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे इस मॉडल सेट का है, आंसर नंबर 15 पे हम लोग चलेंगे। आंसर नंबर 15 पे हम लोग चलेंगे। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है ना। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको ए, ये कोण सी समकोण है और ये आपको बी हो गया। ध्यान दीजिएगा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ये प्रूफ दैट हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए सी बी से ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, तो ये दोनों भुजा बराबर है। त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से ध्यान दीजिए, कोण सी बराबर आपको कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसीलिए ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, तो इसीलिए आपको हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। किस नियम से, पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस नियम से। पाइथागोरस का नियम क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, अर्थात पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। आइए मेरे दोस्तों, या ए बी स्क्वायर बराबर आपको ए सी स्क्वायर, अब बी सी के जगह पर ए सी डाल देंगे, क्यों, क्योंकि ए सी बराबर तुम्हारा बी सी है, समद्विबाहु त्रिभुज है इसीलिए। तो ए बी स्क्वायर बराबर एगो ए सी स्क्वायर, एगो ए सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर। और यही तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। आज हम कितने क्वेश्चन को देख लिए, 15 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। हम लोग आज 15 क्वेश्चन को देख लिए। ध्यान देंगे, ये सेट नंबर 2 है मेरे दोस्तों, ये सेट नंबर 2 है आपके जो डिस्प्ले पे है, ये सेट नंबर आपको 2 है। इसमें 15 क्वेश्चन आपको छुपा हुआ है जो एग्जाम में आने की संभावना है।
पहला ही क्वेश्चन आपके सामने में ये क्वेश्चन था, इसको हमने कैलकुलेशन करते हुए आपको आंसर के मंजिल तक, दहलीज तक पहुंचा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा था, इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हुए कैलकुलेशन करते हुए हमने इसको आंसर इतना तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये था, सामने में आप लोग देखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कैलकुलेशन करते हुए जो मंजिल था वो मंजिल के मुसाफिर हम लोग बन के आ गए। फिर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 4 था, एपी के अंतर्गत ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हम चलते फिरते टहलते भटकते भुटकते आंसर तक हम लोग आ गए हैं। फिर एक नया क्वेश्चन आपके सामने आता है और वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दर्शित करने वाले, इसको भी हम लोग करते पुरते यानी बनाते हुए कैलकुलेशन करते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। फिर आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया है ना, नया क्वेश्चन 6 नंबर था। ये क्वेश्चन को हमने भी देखे, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद मेरा आंसर इतना आ गया है। आपको एक नया क्वेश्चन पुनः था, नया क्वेश्चन था 7, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये सब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए और सॉल्यूशन करते हुए हमने आपको आंसर तक पहुंच गए। आंसर तुम्हारा यहाँ तक आके रुक गया था। फिर एक नया क्वेश्चन था जो घात बहुपद के शून्य ज्ञात करना था, हमने शून्य ज्ञात किए, एक को अल्फा मान लिया, दूसरा को बीटा मान लिए हैं। फिर हमने एक नया क्वेश्चन के तौर में यूक्लिड विधान के नियम से सवाल था, हमने इस विधि से एचसीएफ निकाले और तुम्हारा एचसीएफ 48 था। फिर आपको एक नया क्वेश्चन आया जिनका ये क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल। इसको कैलकुलेशन करते हुए, इनको कैलकुलेशन करते हुए जो तुम्हारा आंसर आना चाहिए वह आंसर आपके बोर्ड के सामने है, यानी बोर्ड पर है, डिस्प्ले पे है। फिर एक नया क्वेश्चन आपको यहाँ पर 11 नंबर था, इसको कैलकुलेशन करते हुए जो आंसर होना चाहिए वह आंसर आपके सामने है। फिर आपके सामने में क्वेश्चन था 12 नंबर, इसको भी कैलकुलेशन किए और जो मांग रहा था वह आंसर 1 आया था। फिर आपके सामने नया क्वेश्चन रूप लेता है और इस रूपों को हम रूपांतर करते हुए हम आपको आंसर के दहलीज पर पहुंचाते हैं। और इसी तरह आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन जो था उसको कैलकुलेशन करते हुए हमने आंसर जो आना चाहिए वह आंसर के करीब आकर पहुंच गए और आंसर लिख भी दिए हैं। फिर लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन था आपको जो बहुत वायरल सब्जेक्टिव है और इसको बनाते हुए हमने यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो बताएंगे आप लोग सेट नंबर 2 आपको कैसे, कितना अच्छा लगा है। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताइएगा और मैं आपको बता दूं, इस तरह से सेट आपको 10 सेट मिलेंगे, ठीक है। ये सेट नंबर 2 था, ये सेट नंबर 2 था। तो मैं अब नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूं। लेकिन छोटा सा बात आपको फ्री में कहना चाहता हूं कि समय बहुत कम है, समय को थोड़ा समय दीजिए। समय बहुत कम है, क्या बोले, समय बहुत कम है, समय को थोड़ा समय दीजिए। समय समय को बदल देता है, किसी का दिल बदल जाता है तो किसी का दिन बदल जाता है। यदि नहीं सुने होंगे तो एक बार और कान साफ करके सुन लीजिए कि समय बहुत कम है, समय को समय दीजिए। समय बहुत कम है, समय को समय दीजिए। समय समय को बदल देता है, किसी का दिल बदलता है तो किसी का दिन बदल जाता है। तो मिलेंगे लव यू बच्चा पार्टी पुनः नए वीडियो में, तब तक के लिए आपके बीच में बिछड़ते हुए आपको मेरे दिल की गहराई से नमस्कार है। सभी को नमस्कार है।